हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हम ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है अपना भारत की तट रेखाएं। अगर मैं तट रेखाओं की बात करूं तो मैंने समुद्र तट से लगी, मुख्य भूमि से लगी तट रेखाएं या राज्यों की संख्या, राज्य मैंने कितने बताए थे 9। पश्चिम तट से कितने राज्य लगे हैं 5। पूरब के तट से कितने राज्य लगे हैं 4। अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे राज्यों को लिखूं तो राज्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं जो जल से लगे हुए हैं। इधर जो आपको नीला दिखाई दे रहा है, इधर जो नीला कलर दिखाई दे रहा है ये सब पानी है, जल है। इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और नीचे की साइड में देखें तो हिंद महासागर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे की साइड में क्या है हिंद महासागर। अगर थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करूं कि तट रेखा कहाँ से कहाँ तक जा रही है तो उन तट रेखाओं की मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये जो लाइन है ये सर्करीक रेखा है। क्या कहते हैं इसको? सर्करीक रेखा। सर्करीक रेखा। कलर दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा ले ले रहा हूं। अगर मैं इस कलर इसकी बात करूं तो ये है सर्करीक रेखा या क्रीक रेखा भी कह सकते हैं। सर्करीक रेखा ये गुजरात और पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, गुजरात और पाकिस्तान से लगी हुई लाइन है। अब यहाँ से ये जो शुरू हो रहा है और यहाँ से अगर मैं ये गुजरात से लगी हुई सीमा देखूं तो ये यहाँ तक का ये क्षेत्र है, यहाँ तक ये तटरेखा है। ये किस नाम से जानी जाएगी? काकरपार तटरेखा। ये जो तटरेखा है ब्लैक वाली ये कौन सी है? काकरपार या काकरापार तटरेखा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अगर आपसे पूछी जाए काकरापार तटरेखा किस राज्य में है तो राज्य आप क्या बताएंगे? कौन सा राज्य है ये? गुजरात। इसको मैंने जे लिख दिया है। कहाँ है ये? गुजरात में। अगर मैं देखूं इसकी विशेषताएं क्या हैं काकरापार तटरेखा की या काकरपार तटरेखा की, तो सबसे पहली बात भारत की सबसे लंबी तटरेखा पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? काकरपार तटरेखा। ध्यान रखना है भारत की सबसे लंबी तटरेखा, लंबी तटरेखा कौन सी है? काकरपार तटरेखा। किस राज्य में है? गुजरात में। और इसकी क्या विशेषताएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो काकरपार तटरेखा है सबसे लंबी तटरेखा है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि काकरापार तटरेखा पर कौन सा बंदरगाह है? काकरापार तटरेखा पर बंदरगाह पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सा बंदरगाह हमें देखने को मिलेगा? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। अब ये कांडला बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं, इसकी भी कुछ पार्टिकुलर विशेषताएं हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। कांडला जो बंदरगाह है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो कांडला बंदरगाह की बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। इसके बाद और इसकी विशेषता क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। अगली इसकी विशेषता की हम बात करें तो यहाँ पे जो जहाज आते जाते हैं बंदरगाह इसको कहते हैं। तो जो कांडला बंदरगाह है इसके बारे में और जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का टैक्स फ्री या कर मुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कर मुक्त बंदरगाह पूछा जाए तो क्या बताओगे? कांडला बंदरगाह। भारत का कर मुक्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। और यहां से और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है उसको और देख लीजिए कि कांडला बंदरगाह का नाम वर्तमान में बदल दिया गया है और कांडला बंदरगाह का अगर वर्तमान में नाम पूछा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसका जो वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम क्या बताओगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह।
क्लियर हो गया होगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा काकरापार तटरेखा। यहाँ कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या बताओगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दूसरी बात, अगर पूछा जाए भारत का टैक्स फ्री या कर मुक्त बंदरगाह तो कौन सा है? कांडला बंदरगाह, या बोले तो वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये जो इधर मैं बता रहा हूँ पश्चिमी तटरेखाएं बता रहा हूँ, पश्चिमी तटरेखाओं की संख्या कितनी है? 4। पूर्वी तटरेखाओं की संख्या कितनी है? 3। तो इधर हमें 4 पढ़नी है। इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है वो क्वेश्चन यही पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा तो आपको बताना है गुजरात में है, और नाम अगर पूछा जाए तो नाम कौन सा बताना है? काकरापार या काकरापार तटरेखा। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, अब कर ले रहा हूं इसको थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप बता दिया करो, ले लिया करो स्क्रीनशॉट। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसके अलावा यहां से यहां तक, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? दमन। कौन सा क्षेत्र है ये? दमन। यानी कि सरक्रीक से दमन तक का जो भाग है वो अभी मैंने बताया किस नाम से जाना जाएगा? काकरपार या काकरापार तटरेखा। अब दमन से अगर हम देखें, दमन से नीचे को सीधे चलें तो ये गुजरात, ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद ये गोवा है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये गोवा है, और यहाँ गोवा तक का जो क्षेत्र है, ये जो राज्य दिखाई आपको दे रहा है ये क्या है? यहाँ पे महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और सुन लो, गुजरात की राजधानी पूछी जाए तो गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी पूछी जाए तो कहाँ है? मुंबई। इसके अलावा गोवा की राजधानी पूछी जाए तो गोवा की कहाँ बताओगे? पणजी। और गोवा के बराबर में ये जो बड़ा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये गोवा, ये छोटा सा क्षेत्र है, इधर लिख दे रहा हूं उसको, ये छोटा सा जो मैंने रेड रेड कर दिया ये अपना क्या है? गोवा। ये जो बड़ा वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये है अपना कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे वाला ये क्षेत्र है ये है अपना केरल। अगर मैं इस साइड में बात करूं तो ये है तमिलनाडु, TN मैंने लिख दिया। ये जो हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश का है, इसको मैंने AP लिख दिया। आंध्र प्रदेश के आगे देखूं तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, और उड़ीसा के आगे ये वाला जो क्षेत्र देखें ये वेस्ट बंगाल है, बोले तो पश्चिम बंगाल। यानी कि अगर इधर मैं राज्य देखूं कितने लगे हुए हैं? 5। इधर राज्य कितने लगे हुए हैं? 4। यानी पूर्व तटीय राज्य कितने हैं? 4। पश्चिम तटीय राज्य कितने हैं? 5। दूसरी बात, अगर मैं तटरेखाओं की बात करूं तो तटरेखाएं पूरब में कितनी है? 3। तटरेखाएं पश्चिम में कितनी है? 4। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ये महाराष्ट्र के सामने वाली जो तटरेखा है इसको मैं इधर लिख रहा हूं। कौन सी तटरेखा है? महाराष्ट्र के पास वाली, किस नाम से इसको जानते हैं? तो दूसरे नंबर पे जो हमें देखना है, दूसरी वाली तटरेखा देखनी है, तो महाराष्ट्र के सामने कौन सी तटरेखा है? कोंकण तटरेखा। कौन सी है? कोंकण तटरेखा। अगर मैं कोंकण तटरेखा की बात करूं तो इसकी ये कहां से कहां तक है? तो आपको बताना है दमन से गोवा तक। कहां तक है? दमन से गोवा तक। यानी कि जो 5 राज्य इधर दे रखे हैं इसमें किस राज्य की तटरेखा नहीं है? तो क्या बताओगे? गोवा की तटरेखा नहीं है। यानी आधे गोवा तक कौन सी कोंकण तट है, और आधे गोवा से केरल की साइड अगर हम जाएं, दक्षिण की ओर जाएं, तो कौन सी तटरेखा आपको मिल जाएगी? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है तो कर्नाटक से बताना है। और अगर कोंकण तट पूछा जाए किस राज्य में है तो ये कोंकण तट, ये वाला जो तट है ये किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखो कोंकण तट से जो मैंने ऊपर लिख दिया है इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सुनिए। इसको मैं यही लिख दे रहा हूं, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ है? ये महाराष्ट्र। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कोंकण तट से, यानी कि किस तट से भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है? आंसर क्या होगा? कोंकण तट। यानी भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन जिस तट से होता है
वो तट कौन सा है? कोंकण तट है। और किस स्थान से होता है? तो कोंकण तट पर ही स्थित है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई। और बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई ये जो कोंकण तट पे ये यहाँ पर है बॉम्बे हाई, कोंकण तट पे यहाँ पर बॉम्बे हाई है। और बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र होने के कारण ये प्रसिद्ध है। दूसरी बात, ये कोंकण तट पे एक भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह है। इस कोंकण तट पे कौन सा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो बंदरगाह कौन सा बताओगे? कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। अब देखो मुंबई बंदरगाह है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और यहाँ पे मुंबई बंदरगाह की इन विशेषताओं को पढ़ना है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अगर पूछा जाए भारत का सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह, भारत का सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? मुंबई बंदरगाह। दूसरा क्वेश्चन, ये मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई बंदरगाह जिस द्वीप पर स्थित है उस द्वीप का नाम क्या है? सैलसेट द्वीप। सैलसेट द्वीप। सैलसेट द्वीप कौन सा द्वीप है? किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर क्या दोगे? सैलसेट द्वीप पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहां से और क्या बनता है? अगर आपसे पूछा जाए भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का आधुनिकतम बंदरगाह भी हम क्या बताएंगे? मुंबई बंदरगाह। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। अब आपको कुछ किताबों में मुंबई की जगह कुछ और लिखा मिलेगा और जो मुंबई की जगह कुछ और लिखा मिलेगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह हो सकता है ऑप्शन में ना हो, क्योंकि ये बहुत पुराना नाम है। ये मुंबई बंदरगाह दो गांवों के बीच है और वो गांव है निहावा और सेवा, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है मुंबई बंदरगाह का वो किस नाम से जाना जाता है? निहावा सेवा बंदरगाह। निहावा सेवा बंदरगाह। एक तो इस नाम से जाना जाता है निहावा सेवा बंदरगाह। दूसरा, इसका नाम आज की डेट में बदल दिया है और इसका बदल के नाम जो दूसरा रखा गया है, या मैं कहूं इसका जो वर्तमान नाम है, तो वर्तमान नाम क्या है? निहावा सेवा बंदरगाह का वर्तमान नाम आप क्या बताओगे? तो वर्तमान नाम इसका है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यानी कि मुंबई बंदरगाह बोले या निहावा सेवा बंदरगाह बोले, या फिर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी हम किसको कहेंगे? निहावा सेवा बंदरगाह को। वर्तमान नाम इसका लिख दे रहा हूं, इसका वर्तमान नाम क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं JL नेहरू बंदरगाह। JL नेहरू बंदरगाह। बात क्लियर हो गई? एक बार फिर देखिए, कोंकण तट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस द्वीप पर है? सैलसेट द्वीप पर है। यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई बंदरगाह से भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अगर मैं तट की बात करूं, अगर मैं तट की बात छोड़ दूं, तो भारत में वर्तमान आंकड़े जो कहते हैं सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन, जैसे कि हमारे टेट सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहां जो आंसर था हमारा वो राजस्थान और असम था। पेयर से पूछा था, डबल जोड़ों से पूछा था कि निम्न में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन थे झारखंड, असम, मुंबई या बॉम्बे हाई, असम। तो वहां जो सही हमारा ऑप्शन था वो राजस्थान और असम था। यानी कि दो जगह हैं, इनको मिला के वर्तमान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी तट की बात की जाए जो समुद्र से लगा हुआ है, तो वहां हम आंसर किसको बता देंगे? वहां जो अपना आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वहां आंसर हो जाएगा मुंबई हाई बंदरगाह। मुंबई हाई कहाँ है? ये कोंकण तट पर है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला देखते हैं, तीसरी तट रेखा कौन सी है? इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। अगला देखिए, थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट आप डालिए, और तीसरे नंबर पे यहां से ये गोवा के मध्य से
यहाँ कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है न्यू मंगलोर, गोवा से न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। अब देखो यहां से अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो आंसर क्या बनेगा, यानी कि कर्नाटक के अंदर कौन सी तटरेखा है, तो कन्नड़ तटरेखा, कन्नड़ तटरेखा। अगर मैं कन्नड़ तटरेखा की बात करूं तो ये कहां से कहां तक है, तो क्या बताओगे, गोवा से न्यू मंगलोर तक। कहां बताओगे, गोवा से न्यू मंगलोर तक, गोवा से न्यू मंगलोर तक। दूसरा क्वेश्चन, कन्नड़ तट किस राज्य में है, तो राज्य अपना क्या होगा, कर्नाटक। किस राज्य में है, कर्नाटक। कन्नड़ तट किस राज्य से संबंधित है, तो राज्य अपना क्या हो जाएगा, कर्नाटक। और यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कन्नड़ तट पे देखें तो कौन सा बंदरगाह है, कन्नड़ तट पे और बंदरगाह पूछा जाए तो बंदरगाह कौन सा बताओगे, बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, बंदरगाह होगा न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। इस न्यू मंगलोर बंदरगाह की कोई विशेषता है, उस विशेषता को लिखिए। ये न्यू मंगलोर बंदरगाह, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, यहां से भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक न्यू मंगलोर से किसका निर्यात होता है, भारत में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है न्यू मंगलोर बंदरगाह से, वो किसका होता है, लौह इस्पात का, यानी कि लौह इस्पात का सर्वाधिक क्या होता है, निर्यात होता है, सर्वाधिक निर्यात होता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है, इस न्यू मंगलोर बंदरगाह से एक चीज का और निर्यात होता है, कॉफी का निर्यात होता है। और कॉफी का निर्यात होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ये कॉफी बंदरगाह कन्नड़ तट कहाँ से है, गोवा से न्यू मंगलोर तक है, यहाँ से कॉफी का निर्यात होता है। और लौह इस्पात का भी भारत में सर्वाधिक निर्यात जो होता है वो न्यू मंगलोर बंदरगाह से होता है। चौथा, आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। ये चौथा वाला है, चौथे तट रेखा की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन चौथी वाली तट रेखा से आते हैं। और चौथी वाली तट रेखा कहां से कहां तक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये चौथी तट रेखा है, ये न्यू मंगलोर से कहां तक जाएगी, कन्याकुमारी तक। न्यू मंगलोर से कहां तक जाएगी, कन्याकुमारी तक। कलर दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा ले रहा हूं, यह न्यू मंगलोर है और यहाँ पे है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक जो तटरेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। मालाबार तट चौथा है अपना, मालाबार तट कहां से कहां तक, तो आंसर क्या बताओगे, ये कहां से कहां तक है, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी। अगर आपसे राज्य क्षेत्र पूछा जाए कि मालाबार तट किस राज्य में है, तो राज्य आप क्या बता दोगे, बड़े आसान सा है, पहले ही लिख रखा है, केरल में। अब देखो मालाबार तट से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों को मैं एक एक करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। उन क्वेश्चनों पे आप ध्यान देना क्या क्या क्वेश्चन मालाबार तट से पूछे गए हैं। और उन तटों में बात करूं, एक तो मालाबार तट से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे गए हैं, क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगर मैं देखूं भारत में सर्वप्रथम वर्षा, भारत में सर्वप्रथम वर्षा, और ये जो वर्षा सर्वप्रथम मैंने लिखा है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कौन से तट पर होती है, तो आंसर क्या होगा, मालाबार तट। यानी मालाबार तट पर भारत में सर्वप्रथम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। पहला, अगर पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ आता है, तो राज्य पूछा जाए तो आंसर होगा केरल। अगर तट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, मालाबार तट। दूसरी बात,
अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तट। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इन पे थोड़ा ध्यान देना आप। सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, भारत में सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा आपका? मालाबार तट। तीसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट, एक इसको मैं आपको पॉलिटी से जोड़ के बता रहा हूं। पॉलिटी में कई बार पूछा गया है, जो हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, उस असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में मालाबार तट पर हिंदू जागीरदार और मुस्लिम किसानों के बीच दंगे भड़क गए, और जो दंगे भड़के वहां जो आंदोलन चला, वो आंदोलन किस नाम से जाना गया? मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन। तो मोपला विद्रोह का संबंध अगर पूछा जाए आपसे, मोपला विद्रोह का संबंध, विद्रोह या आंदोलन जो भी लिखा हो, मोपला विद्रोह, इसका संबंध भी कहां से है? मालाबार तट पर। ये मालाबार तट से है, मालाबार तट पर हुआ। कब हुआ? तो आंसर आपको डेट क्या बता दोगे? 1921 में। मोपला विद्रोह का संबंध मैं पॉलिटी से जोड़ के ही आपको बता रहा हूं। मोपला विद्रोह कब हुआ है? 1921 में, और ये किसका भाग है? असहयोग आंदोलन का भाग है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो, भारत में जो आणविक खनिज है वो अलग अलग राज्यों में मिलते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा आणविक खनिज है जो भारत में सर्वाधिक मालाबार तट पे पाया जाता है? तो इसमें अगर मैं बात करूं, मालाबार तट पर पाए जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आणविक खनिज कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला इसका आणविक खनिज की बात करूं तो क्या बताओगे? थोरियम। यानी भारत में सर्वाधिक आणविक खनिज जिसका नाम क्या है? थोरियम, भारत में सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो आंसर क्या होगा? मालाबार तट पर सर्वाधिक मात्रा में जो आणविक खनिज है वो कौन सा मिलेगा? थोरियम मिलेगा। इसके अलावा और यहां से कौन से क्वेश्चन बनते हैं? अगर मैं यहाँ पे ये मालाबार तट की बात करूं तो ये मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर विशेष रूप से देखी जाए तो ये मालाबार तट मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए बताओगे? मसाला। और मसालों में भी आंसर आप क्या दोगे? काली मिर्च। अब देखो, काली मिर्च से फिर इससे क्वेश्चन बनता है कि जो काली मिर्च है, इसको जो बाहर से विदेशी लोग आए, यवन लोग आए, वो यवन लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत ज्यादा उन्हें इसकी आवश्यकता होती थी, इसीलिए काली मिर्च को क्या कहा गया? यवन प्रिय कहा गया। यवन प्रिय किसको कहा जाता है? काली मिर्च को। और अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगर आपसे पूछा जाए अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछा है, सेंटर के एग्जाम में ज्यादातर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सेंटर के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि जो मालाबार तट है उस पर जो झीलें मिलती हैं वो झीलें किस प्रकार की हैं? तो मालाबार तट पर जो झीलें मिलती हैं वो झीलें कैसी बताओगे? लैगून झील। कैसी झीलें? लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें कहाँ सबसे ज्यादा मिलेंगी? तो केरल में मिलेंगी, और केरल में भी अगर केरल के बाद तट की बात करूं तो कौन सा तट होगा? मालाबार तट। कौन सा तट होगा? मालाबार तट। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसमें? अगर मैं मालाबार तट की बात करूं तो यहाँ पे भी कोई बंदरगाह होगा, और उस बंदरगाह का नाम क्या है? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। किस तट पर है? मालाबार तट पर है। अगर मैं बात करूं जो कोच्चि बंदरगाह है, अभी मैंने एक क्वेश्चन बोला था, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को। लिख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे कोच्चि बंदरगाह। किसको बताओगे? कोच्चि बंदरगाह। ये कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो आंसर क्या होगा? केरल में है। और किस तट पर है? मालाबार तट पर है। इसके अलावा अगर मैंने एक बंदरगाह गोवा वाला है उसको थोड़ा ध्यान रखना है, लिख दे रहा हूं अलग से। अगर मैं बात करूं गोवा के अंदर, जो गोवा है, इस गोवा में कौन सा बंदरगाह है?
तो आपको बताना है मारमा गांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मारमा गांव बंदरगाह। और मारमा गांव बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? तो आपको बताना है ज्वारी नदी के मुहाने पर है। मारमा गांव बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? ज्वारी नदी के मुहाने पर है। बात क्लियर हो गई? एक बार फिर आप सुन लीजिए। यहाँ सरक्रिक से जो दमनदीप तक का जो तटीय क्षेत्र है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? काकरापार तट। और काकरापार तट की विशेषता अभी मैंने क्या बताई थी कि यहाँ पे पाए जाने वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कौन सा बंदरगाह था? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम आपको ध्यान रखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का बंदरगाह है, तो आपको बताना है ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए भारत में करमुक्त बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला, जिसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। अगर दमन से लेके गोवा तक की जो लाइन है, जो तटरेखा है, जो अरब सागर से लगी हुई है, इसे हम किस तट के नाम से जानते हैं? कोंकण तट। ये कोंकण तट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इस कोंकण तट पे इस कोंकण तट पे मैंने आपको बताया था ये जो बंदरगाह है वो बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ये किस द्वीप पर है? तो सेल्सेट द्वीप पर है। दूसरी बात, इसका वर्तमान नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यावा सेवा बंदरगाह। दूसरी बात, एक क्षेत्र बताया था मैंने जो पेट्रोलिंग के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? पेट्रोलिंग के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है मुंबई हाई, किस तट पर है? मुंबई हाई किस तट पर है? तो अभी मैंने बताया था कोंकण तट पे है। दूसरी बात, तीसरी तट रेखा की मैं बात करूं, ये गोवा से लेके न्यू मंगलौर तक ये जो तट रेखा है, इसे कनारी तट या कन्नड़ तट, फिर से सुन लीजिए, कनारी तट भी इसको कहा जाता है या कन्नड़ तट कहते हैं। और पूछा जाए किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो आंसर क्या होगा? किसके? कर्नाटक के अंदर। इस कन्नड़ तट पे कौन कौन से बंदरगाह बताए थे मैंने? बंदरगाह कौन सा था? न्यू मंगलौर बंदरगाह। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक लौह इस्पात का निर्यात भी इसी बंदरगाह से होता है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह, अलग से लिख दे रहा हूं, भारत का सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह तो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, या बोले तो न्यावा सेवा बंदरगाह, या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बात क्लियर हो गई? अगर एक क्वेश्चन और छूट रहा है जो पूछा गया है, उसको मैं फिर से कवर कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यावा सेवा बंदरगाह है या मुंबई बंदरगाह है, या जिसकी बात करूं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अगर आपसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि भारत में कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? भारत में पूर्णतया कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर क्या होगा बताइए? भारत में पूर्णतया कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है, आंसर होगा न्यावा सेवा बंदरगाह। आंसर क्या होगा? न्यावा सेवा बंदरगाह। लिख लीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देते हैं इसको। भारत में कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। आंसर हम क्या देंगे? न्यावा सेवा बंदरगाह। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी मैंने जो बात की थी न्यावा सेवा बंदरगाह, ये कहाँ बताया था? अभी मुंबई के अंदर। इसके अलावा अगला तट जो मैं समझा रहा था कौन सा था? मालाबार तट। मालाबार तट की विशेषताएं सुन लीजिए। भारत में सर्वप्रथम वर्षा किस तट पे होती है? मालाबार तट। मालाबार तट एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। क्वेश्चन सुनिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा
इन सबसे पहले वर्षा, भारत में सबसे पहले वर्षा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वप्रथम वर्षा किस राज्य क्षेत्र में होती है? तो क्या बताओगे? केरल में होती है। किस तट पे होती है? मालाबार तट पे होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूछा जाए या फिर सर्वप्रथम वर्षा पूछी जाए, एक ही बात है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं मालाबार तट की, तो ये यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक भारत में जहां मिलती है, लैटेराइट मिट्टी लिख दे रहा हूं इसको, लैटेराइट मिट्टी भारत में कहां पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा आप कहां बताओगे? मालाबार तट। मालाबार यानी मालाबार तट पे सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कौन सी फसल बताओगे? नारियल के लिए। नारियल के लिए। हालांकि केरल में मसालों का घर केरल को कहा जाता है, सबसे ज्यादा मसाले ही केरल में होते हैं। लौंग का उत्पादन भी भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल के अंदर होता है। दूसरी बात, केरल के अंदर जो बंदरगाह है कोची बंदरगाह है, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और इसमें क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में आणविक खनिज कौन सा? थोरियम। कहाँ पाया जाता है? मालाबार तट पर। एक मैंने बताया था यहाँ मोपला विद्रोह, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी कहाँ है? मालाबार तट पर। आगे अगर हम बात करें इसके पूर्वी तटों की, तो पूर्वी तटों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ उनमें है नहीं, एक ही तट इंपोर्टेंट है। पूर्वी तटों की बात करूं तो पूर्वी तट जो हैं, पूर्वी तट, इस पूर्वी तट में जो हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? ये तटों की संख्या वैसे 3 है, कौन से कहां तक हैं उनकी मैं बात करूंगा। इनमें पहला जो है वो कौन सा है? यानी कि ये जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु, कलर दूसरा ले लूं इसका, ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का। और आंध्र प्रदेश में कहां तक? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में कहां तक? ये विशाखापट्टनम वाला क्षेत्र है, इसको भी रफ कर देंगे। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। अब देखो ये जो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु से विशाखापट्टनम तक का क्षेत्र, इसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। अब इसकी विशेषता क्या है? कोरोमंडल तट। राज्य क्षेत्र पूछा जाए तो राज्य सभी लोगों को पता ही है, कहाँ है? तमिलनाडु में। TN लिख दिया है, तमिलनाडु। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि लौटते मानसून से वर्षा भारत में कहां कहां होती है? तो लौटते मानसून से वर्षा की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में कहीं नहीं होगी, ये मात्र एक स्थान पर होगी। और वो एक स्थान क्या है? कोरोमंडल तट। एक लिख दे रहा हूं, कोरोमंडल तट एकमात्र स्थान, एकमात्र स्थान जहां लौटते मानसून या फिर लौटते मानसून को ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता मानसून लिख लो, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यानी कि एक ये जो कोरोमंडल तट है एकमात्र तट है जहां पे जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे तो वर्षा होती ही है, लेकिन जो लौटता हुआ मानसून है, लौटते हुए मानसून से या शीतकालीन मानसून से, ये लौटता हुआ मानसून कब आता है? शीतकाल में। या इसको मैं बोलूं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला एकमात्र तट पूछा जाए तो कौन सा होगा? कोरोमंडल तट। एकमात्र राज्य पूछा जाए तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से पूरे भारत में केवल एकमात्र राज्य में वर्षा होगी और वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य।
इस तमिलनाडु राज्य के अलावा और किसी भी राज्य में वर्षा लौटते हुए मानसून से नहीं होती है। दूसरी बात, कुछ झीलों की हम बात कर लें, और झीलों की अगर हम बात करें तो कोरोमंडल तट ये कहाँ से कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक। इससे आगे का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, विशाखापट्टनम से आगे का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से। यानी विशाखापट्टनम से लगभग उड़ीसा तक का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाएगा, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। इसके बाद और हम थोड़ा आगे देखें, कलर बदल ले रहा हूं उसका, ये जो आगे वाला क्षेत्र है केरल वाला, ये किस नाम से जाना जाता है, ये जो आगे का क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है। देखो पहला हो गया आपका ये वाला, कौन सा तट हो गया, कोरोमंडल तट, इंपोर्टेंट, कोरोमंडल तट इंपोर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर कोरोमंडल तट पे बंदरगाह पूछे जाएं तो 3 बंदरगाह आपको ध्यान रखने हैं। कोरोमंडल तट के बंदरगाह, बंदरगाह में एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। दूसरा ध्यान रखना है, दूसरा कौन सा है, तूतीकोरिन बंदरगाह। पहला एन्नौर बंदरगाह, दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह, और तीसरा चेन्नई बंदरगाह, तीसरा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ है, चेन्नई बंदरगाह ये भी कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में जो तट मिलता है वो कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। इसके अलावा ये जो आगे का क्षेत्र है उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल का तट या कलिंग का तट। ये जो आगे का क्षेत्र है इसे कहते हैं उत्कल या फिर कलिंग, उत्कल या कलिंग का तट, उत्कल या कलिंग का तट। आज हमने तट रेखाओं को पढ़ा, इन तट रेखाओं को समाप्त करते हैं, और कल हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इसमें जो अक्षांश रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाओं में जो समांतर रेखाएं जाती हैं, उन समांतर रेखाओं में अगर मैं बात करूं द्वीप, यानी द्वीप को अलग करने वाली रेखा, द्वीपों को जोड़ने वाली रेखा, या फिर जिसकी बात करूं मैं चैनल। चैनल क्या होते हैं, चैनल कौन सा चैनल कहां से गुजरता है, ये चैनल जो होता है ये कौन सी अक्षांश रेखा है, कितने डिग्री चैनल है, इन चैनलों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।